आज से राम और सनम की शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। सुबह से ही हवेली में एकदम चहल पहल मची हुई थी, लेकिन ऐसी ही उथल पुथल कहीं और भी मची थी। और वो थी अहाना, क्योंकि उसने अक्षत को सनम के रूम से निकलते हुए देख लिया था। अक्षत को वहाँ से निकलते देख पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई काम होगा, लेकिन जब वो सनम के रूम के पास गई और उसने सनम को भीगा हुआ देखा, तो उसके जंग खाए हुए बंद पड़े दिमाग की फ्यूज हो रखी एलईडी जल उठी। क्योंकि अक्षर भी जब रूम से निकला तो वो भी भीगा हुआ था और सनम ड्रेसिंग के सामने खड़ी होके अपना दुपट्टा सही कर रही थी। और जब अंदर क्या हुआ होगा वो सीन तो अहाना ने इमेजिन कर लिया होगा। अब लंदन में इतने दिन से उसकी ही तो प्रैक्टिस कर रही थी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है और डोर को बंद करके रूम की चीज़ों पे अपना गुस्सा निकालने लगती है। अब इस पगलेट को कौन समझाए भला कि इनके काम की नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन इन बेजान चीज़ों पे गुस्सा निकाल के क्या मिलेगा उसको। वो भी बोल रही होंगी, अबे वो मेकअप में डूबी हुई सफ़ेद चाशनी, अपना टाइम भी आएगा। थोड़ी देर में अहाना ने कमरे को मुर्दा घर बना दिया था। एक्चुअली नहीं, मुर्दा घर में भी स्लेकेट की डेड बॉडी रखी होती है, लेकिन इन मैडम ने तो कमरे का कबाड़ खाना बना दिया था, जिसको देखकर कबाड़ी के मुंह से एक ही बात निकली, और फेंको मैडम, तभी तो हमारी कमाई होगी। आना रूम का नक्शा बिगाड़ने के बाद फर्श पे बैठ जाती है और बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, विहान सिर्फ मेरा है। और वैसे भी भाभी, आपकी तो राम भाई से शादी होने वाली है, तो आप दोनों हाथ में लड्डू कैसे रख सकते हो। अब इन मोहतरमा को कौन समझाए कि एक ही लड्डू है, दूसरे लड्डू को तो पहले वाला लड्डू पंचिंग बैग बना के धोने वाला है। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। विहान को मैं अपना बना के ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अहाना खुद को नॉर्मल करती और अपना चेहरा साफ करके रूम से निकल जाती है। वो सीधा रूम में राम के आती है और राम को बोलती है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम हाँ बोलता है और अहाना बोलना शुरू कर देती है। कुछ देर राम से बातें करने के बाद अहाना वहाँ से एक वार्निंग स्माइल के साथ निकल जाती है। राम कबीर के पास जाता है और कुछ बात करता है। कबीर के चेहरे के भाव बनते बिगड़ते जा रहे थे। कबीर राम को कुछ समझाता है और थोड़ी देर बाद राम भी वहाँ से निकल जाता है। कबीर उसके जाते ही राहत की सांस लेता है और फिर जल्दी से भागते हुए अक्षत के रूम में चला जाता है। अक्षत इस वक्त किसी से कॉल पे बात कर रहा था। वो कॉल को कट कर देता है और कबीर के उजड़े चमन को देखकर पूछता है, क्या हुआ। कबीर डोर को बंद कर देता है और बोलता है, तू यहाँ फ़ोन पे ही बात करता रहियो, वहाँ वो दोनों भाई बहन तेरी तीसरी शादी की तैयारियां करवा रहे हैं। कबीर की बात सुनकर अक्षत की आंखें छोटी करके घूरता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू, होश में तो है या फिर एक दो पैग चढ़ा के आया है। भाई मैं बिल्कुल होश में हूँ।
लेकिन जब तू मेरी पूरी बात सुनेगा तो तेरे होश लापता हो जाएंगे। कबीर जवाब देता है। अक्षत कबीर को घूरने लगता है तो कबीर उसे बताना शुरू कर देता है। भाई मेरे, थोड़ी देर पहले वो बहन का भाई राम मेरे रूम में आया था। बोल रहा था कि हाना को बिहान यानी कि तू पसंद है और वो तुझसे शादी करना चाहती है। इसलिए मैं तुझसे बात करूं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं तेरा बॉस हूँ तो तू मेरी बात मान लेगा। अभी तो मैंने उनकी शांत करवा दिया है, ये बोल के कि सनम और उसकी शादी के बाद तेरी और अहाना की शादी की बात करूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझे इतनी आसानी से जाने देगी। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जो करना है जल्दी कर ले, क्योंकि तेरा तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मुझे उस भाई की बहन से अपना चीर हरण नहीं करवाना। अक्षत कबीर की बात सुन के हाँ में अपना सिर हिला देता है। आज सनम और राम की हल्दी की रस्म होने वाली थी, जिसका अरेंजमेंट हवेली के गार्डन पर ही किया गया था। राम गार्डन में आ चुका था। सनम को भी आहाना अपने साथ लेके आ रही थी, क्योंकि राम ने उसे बोला था कि अक्षत ने उसके साथ शादी के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन उसे ये नहीं बोला कि शादी के बाद। और आहाना ने भी सुबह जो देखा उसको वहम ही मान लिया, लेकिन सनम के चेहरे पे 12 बज चुके थे, क्योंकि वो राम के नाम की हल्दी नहीं लगवाना चाहती थी। सनम को जब बाहर लाया जा रहा था, उसी वक्त एक सर्वेंट हल्दी का बाउल लेके बाहर आ रही थी। उसको देख के अक्षत के दिल में खुरापात आ गई। फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना आईफोन कान पे लगा के। उसने उस सर्वेंट के पैर में अपना पैर उलझा दिया और हल्दी के बाउल वाले थाल को सनम की ओर उछाल दिया। सारी हल्दी सनम के ऊपर गिर गई। मतलब सनम ने कर लिया हल्दी वाला गंगा स्नान। वहीं वो सर्वेंट डर के मारे मरा जा रहा था, क्योंकि राम उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। क्योंकि सबको यही लगा कि गलती उस सर्वेंट की है। अक्षत बेशर्मी से सनम को एक आंख मार देता है, जो सनम के पीछे खड़ी आहाना के दिल पे बिजली गिरा देता है, क्योंकि वो मैडम समझती हैं कि ये सब अक्षत ने उसके लिए किया है। तभी तो बोलते हैं मैन विल मैन। ये किया अक्षत ने, एक तीर से दो शिकार। आहाना खुशी से गुब्बारे से फूल गए। राम सनम के पास आया और उससे पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? सनम हाँ में सिर हिला देती है। दोबारा से दूसरी हल्दी लाई जाती है और सनम और राम को लगाई जाती है। आहाना तो बार बार अक्षत से पास जाके उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो उसको लाइसेंस जो मिल गया था। अक्षत भी मुस्कुराते हुए उससे बात कर रहा था, जिससे राम का भी शक उस पे से खत्म हो रहा था, क्योंकि कोई भी साला अपने होने वाले जीजा पे शक थोड़ी करेगा। हल्दी की रस्म खत्म होती है और सब अपने रूम में चले जाते हैं। जिसने हल्दी खेली थी, 7 बलम पिचकारी खेली थी, वो नहाने और जो रह गया वो सोने। सनम जब अपने रूम का डोर बंद करके पलटती है तो सामने ही अक्षत उसके बेड पे लेटा हुआ था। उसको देखते ही सनम को उसका हल्दी में आहाना के साथ चिपकना याद आ गया था और वो उस पे बरसते हुए बोली,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अहाना ने लात मार के भगा दिया क्या? अच्युत उसकी बात सुन के अपने चेहरे पे टेढ़ी स्माइल लाते हुए बोलता है, उसने तो मुझे इनवाइट किया था सावर के लिए। बोल रही थी कि सावर लेने जा रही हूँ, मेरे हाथ नहीं पहुँच पाएंगे तो तुम मेरी हेल्प करने आ जाना। अब तुम्हें देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसके पास ही चला जाता हूँ। अच्युत अपनी बात बोल के जाने लगता है कि सनम उसे रोकते हुए बोलती है, अगर तुमने एक कदम भी और बढ़ाया तो दोनों टांगे तोड़ के मुंह में दे दूंगी। ना कुछ बोल पाओगी और ना कुछ और कर पाओगे। सनम इतना बोल के उसे बाथरूम में धक्का दे देती है और खुद शावर के नीचे खड़े होकर बोलती है, हेल्प मी। अच्युत उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसके कंधे से अपने हाथ रख के नीचे की ओर ले जाने लगता है। उसके बालों को एक तरफ करके उसके ब्लाउज की डेरी खींच देता है। फिर उसके पेट पर हाथ रख के उसे थोड़ा ऊपर उठा के उसके ब्लाउज के हुक को अपने दांतों से खोल देता है। सनम अपने दोनों हाथों को खुद को छुपा लेती है। अच्छा सनम के दोनों हाथों को पकड़ के नीचे ले जाता है और अपने एक हाथ से दोनों को पकड़ के उसके लहंगे की डोरी खींच देता है। अच्छा सनम की पूरी बॉडी को अपने होठों से नापने लगता है और सनम भी उसके छूने से पिघल रही थी। दोनों की ही बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, लेकिन अच्युत आगे नहीं बढ़ सकता था। वो खुद को कंट्रोल करके सनम को साफ करके बाहर लाता है और बेड पर बैठा देता है। सनम को कपड़े पहनाने के बाद वो भी अपने रूम में निकल जाता है, क्योंकि वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे सनम और राम की मेहंदी होने वाली थी और सनम ने जिद पकड़ के बैठी थी कि अच्युत उसे सबके सामने अपने नाम की मेहंदी लगाएगा। ऐसा ही कुछ फरमाइश अहाना की भी थी। अब बेचारा अच्युत करेगा क्या? एक तरफ है घर वाली तो एक तरफ है बाहर वाली और दोनों ही सवाशेर। कौन किस पे भारी पड़ेगा वो तो आने वाला कल ही बताएगा। आज सनम और राम की मेहंदी होने वाली थी और मेहंदी का फंक्शन शाम के वक्त होना था। इधर अच्युत बेचारा टेंशन में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि सनम और अहाना दोनों ही उससे सबके सामने मेहंदी लगवाना चाहते थे। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, लेकिन अच्युत को अपनी जान हलक में लटकी हुई दिखाई दे रही थी। अहाना को तो वैसे भी भाव नहीं देता था, तो उसको तो कैसे भी संभाल लेगा, लेकिन सनम, उसकी तो राम से शादी होने वाली है। इतने गेस्ट के सामने वो कैसे करेगा? अचानक रूम के बाहर से गुजरते कबीर को देखकर उसकी बत्ती जली और वो अपने माथे पे साइड से टैप करते हुए बोलता है, भोला, और एक डेविड स्माइल कर। उसने अपना फ़ोन निकाल के कबीर को मैसेज कर दिया, जिसको पढ़ के कबीर का दिमाग खराब हो गया। वो खुद से ही बात करते हुए बोला, ये खुद तो मरेगा और साथ मुझे भी ले डूबेगा। बोलेगा मैं अकेला क्यों मरूं, तू भी आजा कंपनी देने। शाम को फंक्शन शुरू हुआ। सब गेस्ट आ चुके थे। सनम ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और अहाना ने ग्रीन कलर का शरारा। दोनों ही काफ़ी खूबसूरत लग रही थी।
एक बिना मेकअप के और दूसरी 4 किलो लीपा पोती के बाद सनम को उसकी जगह पर बिठाया गया। राम ने ग्रीन कलर का कुर्ता कैरी किया हुआ था। अच्छा था, कबीर ने ग्रीन कलर के सेम आउटफिट पहने हुए थे। कोई दूर से देखने पे उनको पहचान भी ना पाता। सनम को मेहंदी लगनी शुरू होती है, साथ ही अहाना भी लगवाना शुरू कर देती है। अहाना इशारों से अक्षत को मेहंदी लगाने को बोल रही थी। अहाना के सिग्नल्स देख के अक्षत का तो एकदम खून उबल रहा था। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला, मन तो कर रहा है इसी मेहंदी में तुम्हें डुबो डुबो के मार दूं। एक पंच में ही सारे सिग्नल कट जाएंगे तुम्हारी इस दुनिया से परमानेंटली। अक्षत उसको देख के जबरदस्ती मुस्कुराने लगता है कि तभी घर की लाइट ऑफ हो जाती है। अक्षत अपने पास खड़े कबीर को इशारा करता है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। दरअसल प्लान ये था कि लाइट जाते ही कबीर अहाना को और सनम को अक्षत मेहंदी लगा देगा। अक्षत सनम के पास गया और उसके हाथ में ये लिख के उसके गाल पर किस करके वापस आ गया। लेकिन बेचारा कबीर तो फंस गया, क्योंकि उसने जैसे ही नाम लिखा वैसे ही अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गाल पे एक किस कर दिया कि तभी लाइट्स अचानक से आ गई। दोनों ही लड़कियों के चेहरे पर नूर छा गया था। लेकिन बेचारे कबीर की हालत कुछ नासाज थी। सिस्टम से उसके प्रेग्नेंट होने की थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। अहाना के किस करने से कबीर को उल्टियाँ शुरू हो गई थी। वो रगड़ रगड़ के अपने गाल को साफ कर रहा था और मन ही मन अक्षत को 1000 गालियाँ दिए जा रहा था। खुद को समझता क्या है, मेरा डाइवर्स कराने चला है। उस नक्सली चुड़ैल के पास भेज दिया। वो तो शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो आज से हौसी औरत मेरी इज्जत ही लूट लेती। सनम की आंखों में अक्षत का नाम देख के एक अलग ही तरह की खुशी थी। वहीं राम सनम को दूर से देख के ही अपने दिल के अरमानों को तसल्ली दे रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि वो उसका नाम देख के मुस्कुरा रही है। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से पूरा हो जाता है। रानम के हाथों पे और उसके दिल पर अक्षत के प्यार का रंग खूब चढ़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग संगीत की रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग महफिल में शामिल होने आ चुके थे, लेकिन आज अहाना का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने अक्षत और सनम को लवी डबी होते देख लिया था। अब अक्षत सनम के हाथ में अपना नाम देख रहा था और उसने उन दोनों की सारी बातें भी सुन ली थी, इसलिए तो उसका पारा एकदम चढ़ा था। उसने अक्षत को अपना बनाने के लिए पूरा प्लान रेडी कर लिया था। उसके दिमाग में अलग ही खुरापात चल रही थी और अक्षत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन हमारे कबीर जी का दिमाग ही नहीं चल रहा था। एक तो कल अहाना की किसने उसका दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी सब कुछ हिला दिया था और ऊपर से उसकी जाने बाहर दिलो गुजार छाया कि उससे आज कोई वार्तालाप भी नहीं हुई थी। इसलिए वो आज उजड़ा हुआ देवदास बन के बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर अहाना अपने कमरे में रेडी हो रही थी कि तभी उसे किसी के होने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था।
वो फिर से अपने मेकअप में लग जाती है कि अचानक उसे अपनी कमर पर कुछ फील होता है। वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो पीछे खड़ा इंसान उसे एक स्माइल पास करता है और उसे पलट के दीवार पर लगा देता है। आहाना भी स्माइल पास करती है और उसके गले में अपनी बाहों को डाल देती है और बोलती है, रोनी बेबी, आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? वो लड़का आहाना को जवाब देता है, तुम्हारी याद नहीं आएगी तो फिर किसकी याद आएगी मुझे? इतना बोल के रोनी उसके होठों पे अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। आहाना भी उसका पूरा का पूरा साथ देती है। करीब 20 मिनट के बाद दोनों की सांसें बढ़ती हैं तो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। रोनी आहाना की लटों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, मेरा बेबी कैसा है? आहाना अपने पेट पे उसका हाथ रख के बोलती है, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और उसके बाद रोनी खिड़की से वापस चला जाता है। आहाना उसके जाने के बाद खुद को ठीक करती है और एक डेविल स्माइल करके बोलती है, तुम्हारे जैसे भिखारी से शादी करने से अच्छा है मैं सारी जिंदगी कुमारी रहूं। लेकिन तुम फिक्र मत करो रोनी, मैंने आज एक प्लान बना लिया है कि मैं बनूंगी किंग की क्यून। बस आज रात और अच्छा सिंघानिया मेरा। फिर तुम्हारे जैसे टपोरी को तो मैं अपना वॉचमैन भी ना बनाऊं। अक्षत की सच्चाई आहाना को कैसे पता, वो बाद में पता चलेगा। आहाना सबके पास हाल में चली जाती है, बाकी सब भी आ चुके थे। आहाना जब नीचे आ रही थी तभी उसे रोनी मेन डोर से अंदर आता हुआ दिखाई देता है। रोनी सीधा राम के पास चला जाता है और उससे बोलता है, कंग्रेचुलेशन बॉस, शादी मुबारक हो। रोनी राम का असिस्टेंट है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। रोनी को देख के अक्षत अपने पास खड़े कबीर को बोलता है, आ गया बकरा हलाल होने, तो बस अपने काम पर फोकस करिए। अगर आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। थोड़ी देर में एक होस्ट स्टेज पर जाता है और प्रोग्राम को होस्ट करने लगता है। सबसे पहले महफिल की शान सनम और राम को स्टेज पर बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।